वर्किंग यार प्रीवियस क्लास में हमने करी थी. सो दिस वाज विथ रिगार्ड्स टू अल्ट्रासाउंड्स की प्रोडक्शन कैसे होती है. ठीक है, इसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की वर्किंग करी थी. एंड आई टोल्ड यू कि यार इसके सारे स्टेटमेंट्स आपको लर्न करना है. मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इन केस अगर आपको अभी रीड करने हो तो. बट दिस इज द वर्किंग दैट वी डिड. आई एम पर्पसली नॉट शोइंग द एंटायर डायग्राम क्योंकि मुझे अभी इसको यूज नहीं करना, आगे की वर्किंग करानी है. बट जस्ट एज अ रीकैप, we discussed the production of ultrasounds in the previous class. तो यार अब आगे जो डिस्कस करना है ना, एंड दैट दिस बेसिकली कम्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड. सो एक सेकेंड ना. ऑलराइट, सो वी डिस्कस्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स. इसका तो पूरा नोट आपको लर्न करना था. तो यार अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है ना, एंड आई थिंक दैट इज अ सेंसिबल क्वेश्चन, कि हाउ विल वी इंश्योर that ultrasounds will enter the human body. So, this is a genuine question that arises. क्या आपने अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस तो कर दिया है, तो प्रोडक्शन का काम तो हो गया है. बट हाउ विल वी इंश्योर कि जो अल्ट्रासाउंड हमने प्रोड्यूस करी है, क्या वो हमारी बॉडी में एंटर भी होगी कि नहीं होगी. बिकॉज इफ अल्ट्रासाउंड्स आर नॉट गोइंग टू एंटर द ह्यूमन बॉडी, तो फिर तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकेंगे टू ऑब्टेन एनी डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन. सिर्फ प्रोड्यूस करना तो काफी नहीं है ना. वी समहाउ नीड टू इंश्योर that these ultrasounds, by some mechanism or the other, should be able to enter the human body. तो इसके लिए हमें जो थ्योरी पढ़नी पड़ती है, that theory which helps us in the understanding as to how ultrasounds can be made to enter the human body, that theory falls under the heading of concept of specific acoustic impedance. So again ये एक मेडिसिन का टर्म है. पूरा नाम याद रह जाए तो वेल एंड गुड. वैसे फिजिक्स के अंदर हम लोग पूरे टर्म के बजाय इसका सिंबल यूज करते हैं, तो कैपिटल वी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द आइडिया ऑफ स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस फॉर अस इज कि इट इज दिस कॉन्सेप्ट व्हिच विल हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग विथ रिगार्ड्स टू हाउ कैन वी इंश्योर दैट अल्ट्रासाउंड्स विल एंटर द ह्यूमन बॉडी. तो आज इसकी डिस्कशन कर लेते हैं. तो मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ जिस पे मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस. पहले आप वो मेरे साथ साथ रीड कर लो और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मेन हेडिंग में मैंने स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस लिखा हुआ है, और अब आप लोग जरा स्टेटमेंट्स मेरे साथ देख लो. बहुत सिंपल वर्डिंग्स हैं और आई बिलीव आपको समझ में भी आ जाएगा. सो द स्टेटमेंट सेज अल्ट्रासाउंड्स फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड refraction similar to light waves and sound waves. That is, whenever ultrasounds arrive at a boundary between two mediums, a certain fraction of it is reflected at the boundary, whereas the other fraction gets transmitted. So what the statement is suggesting is कि अगर, for example, मैं horizontal line से एक boundary बनाता हूँ, अगर मैं बाउंड्री के ऊपर एक मीडियम लेबल कर देता हूँ एज मीडियम 1, एंड बिलो द बाउंड्री अगर मैं मीडियम लेबल कर देता हूँ एज मीडियम 2, what the statement is suggesting is कि जो अल्ट्रासाउंड आप बाउंड्री पे इंसिडेंट करोगे, सो अगर मैं इंसिडेंट वाले अमाउंट का नाम आई रखता हूँ, then based on the property of sound waves and based on the property of light waves as well, this incident amount I
इसके साथ होगा ये कि इसका थोड़ा सा फ्रैक्शन बाउंड्री पे हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट लाइट डज। तो रिफ्लेक्ट होने वाले अमाउंट को मैंने आई आर कर दिया है, और बाकी का अमाउंट आपके दूसरे वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो ट्रांसमिट होने वाले का नाम मैं रख लेता हूँ आई टी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज इम्प्लाइंग. So the wording says whenever ultrasound arrives at a boundary between two mediums, a certain fraction of it is reflected at the boundary. So मैंने reflected वाले का नाम IR कर दिया है, whereas the other fraction gets transmitted. Full stop. The intensity which is reflected depends upon two factors. So it depends on the density of the medium, and it depends on the speed of ultrasound in that medium. तो कितना amount reflect करेगा, the intensity which gets reflected depends upon two factors. So it depends on the density of the medium, rho, and it depends on the speed of ultrasound in that medium, C. The product of these two quantities is denoted by the symbol Z, and this quantity is called specific acoustic impedance. So in terms of formula, Z is equal to rho multiplied by C. Rho is the density of the medium, and C is the speed of ultrasound in that medium. If you are interested in finding out कि Z के units क्या होंगे, आई बिलीव वो काम भी हम कर सकते हैं. डेंसिटी है, सो इट शुड बी किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और स्पीड है, दैट शुड बी मीटर्स पर सेकेंड. सो इफ यू सिंप्लीफाई, you get kg. Sorry. If you simplify, you get kilograms, you get m minus 2, and you get s minus 1. So on and off कभी units भी पूछ लेते हैं, तो वो आप याद रख लेना. Now the wording further goes on to say that the fraction which gets reflected, IR upon I, is known as intensity reflection coefficient. So जो fraction reflect करेगा ना, that fraction is termed as intensity reflection coefficient. Physics में हम लोग इसको denote करते हैं by the symbol of alpha. And this fraction which gets reflected, IR upon I, this can be calculated using the formula. ये formula हमने discuss करना है. So IR upon I, the fraction which gets reflected, is given by the formula Z1 minus Z2 the whole thing square upon Z1 plus Z2 the whole thing square, where Z1 and Z2 are the values of specific acoustic impedance of the two mediums. तो यहाँ पे पूरी वर्डिंग ये लिखी हुई है अप टिल नाउ. अल्ट्रासाउंड जब भी किसी बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगी, थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा पोर्शन दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएगा. फिर फर्दर लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी विच गेट्स रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम and the speed of ultrasound in that medium. And the product of these two quantities, rho multiplied by C, this product is termed as specific acoustic impedance. It is denoted by the symbol of Z. फिर further आगे लिखा है कि कितना fraction reflect करेगा, 5%, 10%, 15%, 20%, कितना fraction reflect करेगा, can actually be worked out using the formula IR upon I is equal to Z1 minus Z2 the whole thing square divided by Z1 plus Z2 the whole thing square, where Z1 and Z2 are the values of specific acoustic impedance of the two mediums. तो अब ये पूरी चीज पढ़ाने का मकसद क्या है. तो अगर आप सपोज करें बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, फॉर्मूला जरा याद रख लीजिएगा, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला जरा याद रखिएगा. Z1 minus Z2 the whole thing square divided by Z1 plus Z2 the whole thing square. And just remember that this is the formula which will tell us how much fraction of ultrasound gets reflected at a particular boundary.
So now the question arises, हमारा क्या फायदा है इस चीज को पढ़ने का? तो अगर आप एक बिल्कुल सिंपल लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन सोचें कि अगर मैं आपको डायग्राम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं जिसको मैं स्किन अज्यूम कर लेता हूं, तो स्किन इज द बाउंड्री. नाउ अबव द स्किन, द फर्स्ट मीडियम, I can assume that to be air, and below the skin, inside the human body, I can assume the first layer to be, let's suppose, soft tissues. So skin is the boundary separating air on the outside and the soft tissue on the inside. अब आपने अल्ट्रासाउंड का डिवाइस स्किन के ऊपर लाके रख दिया. सो दिस इज द ट्रांसड्यूसर. मैंने ट्रांसमीटर को टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो दिस इज द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर. नाउ फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस व्हाट आई विल डू इज, सिर्फ ताकि मैं समझा सकूं, मैं ट्रांसड्यूसर को स्किन पे रखने के बजाय थोड़े से गैप के साथ रख रहा हूं ताकि मुझे ड्रॉ करना आसान हो जाए. सो इन रियलिटी द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर विल बी प्लेस्ड राइट ऑन टॉप ऑफ द स्किन, बट फॉर माई सिंप्लिसिटी सेक मैंने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है. एज यू कैन क्लियरली सी, यू विल सी इन अ वाइल कि मैंने गैप क्यों रखा है, वो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा. अब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि आपने अल्ट्रासाउंड की एक पल्स भेजी है, सो दिस इज द इंसिडेंट अमाउंट जो आपने भेजा है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपको फिगर आउट करके बताना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री, कितना फ्रैक्शन स्किन को हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज में आएगा, आई आर अपॉन आई इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 द होल थिंग स्क्वायर. यहाँ पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही पूछते हैं, क्या Z1 Z2 क्या है? सो Z1 एंड Z2 वर द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस. तो वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर देता हूँ कैलकुलेशंस के लिए. इमेजिन करें कि एयर के लिए आपको Z की वैल्यू गिवन है. यूनिट्स मैंने ऊपर लिखे थे, अगर आप चाहें तो दोबारा देख लें. लिखते हो तो लिख दीजिएगा यूनिट साथ में, बट मुझे थोड़ी सी स्पेस सेव करनी है तो मैंने यूनिट्स नहीं लिखे. और सिमिलरली मैं आपको स्किन के लिए भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो स्किन के लिए भी Z की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. सपोज करें कि, सॉरी, स्किन के लिए नहीं, सॉफ्ट टिश्यू के लिए भी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. तो लेट्स सपोज कि आपके पास सॉफ्ट टिश्यू के लिए द न्यूमेरिकल वैल्यू इज, मैं अस्यूम कर रहा हूँ 1.3 इंटू 10⁻⁶. काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये Z की वैल्यूज आई कैसे होंगी? तो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, Z इज इक्वल टू रो इंटू सी. आई बिलीव आपको यहाँ से देख के आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे आई होंगी, है ना. सो यू नीड टू नो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, पता होना चाहिए जाहिर है, एंड यू नीड टू नो द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. सो ये सारी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं. सो डेंसिटी पता होता है, सी पता होता है, कॉन्सिक्वेंटली हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं. मैंने आपको दोनों मीडियम्स के लिए Z की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. एंड माई क्वेश्चन इज, कितना फ्रैक्शन आपका रिफ्लेक्ट करेगा? तो वुडंट यू अग्री, अगर मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज लगाऊं और मैं आपके साथ साथ लगाता जा रहा हूं, तो आप जरा देख लीजिएगा. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे आइडिया है कितना आंसर बनेगा. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पूछते हैं कि सर विच वन शुड बी टेक एज Z1 and which one should be take as Z2? It doesn't really matter. Take any one as Z1 and take the other one as Z2. तो जो भी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस आपको सही लगता है फॉलो कर लें, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है ना, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. यू विल एंड अप गेटिंग द सेम आंसर. इट डजंट रियली मैटर Z1 को आप कौन सा बनाते हो, Z2 को कौन सा बनाते हो, आपकी चॉइस है. तो जो भी आपको सूट करे. So even if you want to not follow my working and if you want to write down the terms the other way around, even that will yield the same answer. If you want, you may try it out. रिवर्स करके लिखोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कि जो आंसर आएगा ना, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो समझाना है मुझे. ये जो आंसर आपके पास वर्कआउट करके आएगा, ये इतना बनेगा. और हो सकता हो ये आंसर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो,
बट लिटरली मुझे तो ये आंसर बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि ये आंसर मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर मैं इस आंसर को परसेंटेज की टर्म्स में लिखूँ ना, तो लिटरली ये आंसर आप चाहें तो कंफर्म कर लें, ये आंसर परसेंटेज की टर्म्स में ये बनेगा। द रीजन आई एम सेइंग ये आंसर काफी बुरा है इज बिकॉज if this answer is pretty close to 1, as in this case it is pretty close to 1, so close to 100%, तो ये प्रॉब्लम है। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये प्रॉब्लम है इज बिकॉज आंसर का क्लोज टू 1 होना लिटरली ये इम्प्लाई करता है कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड हार्डली एनीथिंग इज गोइंग टू एंटर द बॉडी। सबसे पहला प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड के साथ ये होता है कि जब भी आप इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे, एंड इफ यू एंड अप गेटिंग एन आंसर व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, लाइक इन दिस केस इट वाज 0.999, दैट लिटरली implied in 99.9% बाउंड्री पे हिट करके, स्किन पे हिट करके, रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा, एंड हार्डली एनीथिंग एंटर्स इनटू द बॉडी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर आई कैन श्योरली राइट इट डाउन एज फॉलोज। मैं नोट करके लिख रहा हूं। कैन यू रियलाइज ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मैं वर्डिंग ऐसे लिख रहा हूं, वेन एवर the values of z have large difference between them, like in this case there was a large difference in the values of z. मैं highlight भी कर रहा हूं, I'm sure you would agree, you can clearly see there is a significant difference in the values of z. Whenever there is going to be a large difference in the values of z, so इस केस में हमेशा ये प्रॉब्लम अराइज करेगा कि the ratio IR upon I will be very very close to 1, और जब भी ऐसा होगा तो अल्ट्रासाउंड ह्यूमन बॉडी में एंटर नहीं करेगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ हो, उन लोगों ने नोटिस किया हुआ होगा कि डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हुए एक सिंपल सा काम ये करते हैं कि वो हमेशा आपकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल टाइप ऑफ जेल लगाते हैं, और थोड़ा सा जेल वो ट्रांसमीटर के ऊपर भी लगाते हैं, एंड आफ्टर प्लेसिंग दैट जेल इट इज ओनली देन that they place the transmitter on your skin. So if you are wondering कि यार जेल लगाने का क्या फायदा है, so basically जो प्रॉब्लम कर रहा है ना वो एयर कर रहा है, because there is such a large difference in the values of z. So प्रॉब्लम एयर का है। So वो जो जेल लगाते हैं ना, उनका बेसिक काम ये होता है कि वो एयर को रिप्लेस कर दें विद जेल। So basically the gel acts as a coupling medium. Now in case if you're wondering कि जेल लगाने का क्या फायदा है, तो श्योरली जेल एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिसकी z की वैल्यू is very close to the value of Z for soft tissue. तो जेल को स्पेसिफिकली ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसकी Z की वैल्यू सॉफ्ट टिश्यू के साथ काफी कंपेरेबल होगी। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको जेल के लिए Z की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन यू विल सी कि जेल को यूज करने का क्या फायदा है। सो लुक एट द वैल्यू नाउ फॉर जेल, एंड नाउ कंपेयर दिस वैल्यू विथ द वैल्यू ऑफ Z फॉर सॉफ्ट टिश्यू, एंड आई गेस यू वुड नाउ अग्री कि अब जो मसला था समहाउ वो सॉल्व हो जाएगा। जरा चेक करते हैं कि सॉर्ट आउट कैसे होगा, है ना। तो एयर ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो पहली बात याद रखिएगा, whenever there is a large difference in the values of z, and that will always be the case when air is one of the mediums, तो हमेशा ये प्रॉब्लम अराइज करता है। सो देन हमने जेल को यूज किया एज अ रिप्लेसमेंट, और जेल की जेड की वैल्यू मैंने आपको दे दी है। अगर आप दोबारा कैलकुलेशन करोगे, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, अच्छा अब कैलकुलेट करते हुए काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, दे डोंट राइट 10 to the power of 6, एंड आई गेस दैट मेक सेंस। वैसे अगर आपको लिखना हो तो बिल्कुल लिख देना, बट वो 10 to the power of 6 इवेंचुअली आई बिलीव कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो पहले मैंने 10 to the power of 6 लिखा था बिकॉज जरूरी था,
अब both values are in the order of 10 to the power of 6. So I guess I can get away with not writing it, because even if I were to write it, I'll end up getting the same answer. अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा, लेकिन वो eventually cancel हो जाएगा. अगर आप अब calculate करोगे ना, तो अब आपका ये वाला आंसर, I am presuming, मुझे आइडिया तो नहीं है कितना आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद इतना आ जाएगा. जिसका मतलब लिटरली ये बन रहा है कि when this answer is close to zero, as in this case, then that means only 0.2% gets reflected, everything else gets transmitted. So that makes sense. So whenever this value of z have a large difference, like in the previous case, तो problem होता है. So air को replace कर देना gel से इसलिए sensible होता है, because the value of z in case of gel is quite comparable with the value of z in case of soft tissue. So with the two values of z close together, the ratio IR upon I practically becomes zero. और zero का ratio होने का benefit है. And the benefit is a very, very small amount, negligible amount now gets reflected, and almost everything enters into the human body. जो पहला प्रॉब्लम था ये तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया. ह्यूमन बॉडी में एंटर नहीं हो रही थी अल्ट्रासाउंड. So after studying the concept of specific acoustic impedance, we have now ensured that ultrasounds can be made to enter the human body. ये जो पूरी कैलकुलेशन है ना, इसकी वर्डिंग्स मैंने नीचे लिखी है. अच्छा, बिफोर आई रीड दैट वर्डिंग, कैन यू ऑल अप्रिशिएट नाउ कि लंग्स का अल्ट्रासाउंड कभी नहीं निकालते. एंड दिस शुड नॉट साउंड सरप्राइजिंग टू यू, बिकॉज लंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर फिल्ड कैविटी. जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नजर आ रहा था ना, हमेशा ये प्रॉब्लम आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स के साथ भी होगा. तो एयर पर्टिकुलरली हेल्पफुल नहीं है फॉर द obtaining of images through ultrasounds. Why? Because a very low value of Z for air ensures that practically everything striking the boundary gets reflected and hardly anything enters into the next medium. The human body में जहां जहां पर भी air filled cavities होंगी, वहां पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता. ठीक है. सो मैंने आगे वर्डिंग्स में इस चीज को इंक्लूड भी किया है. अगर आप कैलकुलेशन के बाद ये स्टेटमेंट्स को देख लें. Using this information, it can be noticed that this fraction alpha, so the fraction alpha is basically IR upon I, जो हमने कैलकुलेट ऊपर किया है, is high, that is close to 1. When ultrasound enters or leaves the body, that is a boundary between air and soft tissue. To reduce this fraction, gel is used as a coupling medium. ठीक है. सो जेल की रेलेवेंस क्या थी उसके बारे में बात हो रही है. This information signifies that very little or no information can be gathered about regions beyond lungs, or for that matter, any air filled cavities. ठीक है. सो अल्ट्रासाउंड्स का ये डिसएडवांटेज है, ह्यूमन बॉडी में लंग्स और फॉर दैट मैटर एनी एयर फिल्ड कैविटीज, उनके लिए अल्ट्रासाउंड्स की डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं आती, सिंपली बिकॉज एयर बीइंग वन ऑफ द मीडियम, अल्ट्रासाउंड आपकी बाउंड्री पे हिट करके पेनिट्रेट करने के बजाय बाउंड्री से ही सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर जाता है, एंड दैट इज व्हाट कॉजेस द प्रॉब्लम. Hence, using gel as a coupling medium allows us to sort out this issue. ये तो एक चीज हो गई. अच्छा जी, अब अगली चीज डिस्कस करनी है. सो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है. तो अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि एग्जाम्स के अंदर
वो जब उनको ये क्वेश्चन आपसे पूछना होगा ना, ज़ाहिर है अब मेरा ख़्याल है आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि चलिए हमने समझ तो लिया कि एयर के साथ प्रॉब्लम है एंड द फैक्ट दैट हम जेल को क्यों यूज़ करते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना? अब ह्यूमन बॉडी में एंटर भी हो गई अल्ट्रासाउंड, जैसे-तैसे करके एंटर तो करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज़ करता है कि ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद अब अल्ट्रासाउंड्स के साथ क्या ड्रामे होंगे, है ना? तो बेसिकली प्रोडक्शन हो गई, अल्ट्रासाउंड्स को ह्यूमन बॉडी में एंटर भी करा दिया। ठीक है? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? तो एंटर होने के बाद की कहानी वो डिस्कस करनी है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और फिर उसकी बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटर होने के बाद का क्या स्टांस होगा। तो लुक केयरफुली। सपोज करें द हॉरिजॉन्टल लाइन represents the skin. Right beneath the skin, the first medium is the soft tissue. I'm assuming that the thickness of soft tissue is of 4 centimeters. Then right after soft tissue, you have a boundary, and beneath the boundary, they have the other medium. So right next to soft tissue, the next medium is bone. ठीक है जनाब, तो अब सिनेरियो ये हो गया है कि मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर की सारी सिचुएशन बना के दे दी है। एग्जाम्स में they might not even mention the fact that gel is used. So take it for granted कि जेल तो हमेशा यूज होता है, तो वो लिख के नहीं देंगे। मैंने जिस तरह लिखा है ना, मैं भी इरेज कर रहा हूँ। ऑल दे विल डू इज कि बस वो स्किन के ऊपर आपको एक ट्रांसमीटर बनाकर दे देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। तो दिस इज योर ट्रांसमीटर। स्किन बना के दे देंगे, ट्रांसमीटर बना के दे देंगे। सो द फर्स्ट मीडियम इज सॉफ्ट टिश्यू, द थिकनेस ऑफ विच इज 4 सेंटीमीटर्स। देन देर इज अ बाउंड्री और उसके बाद आपके पास बोन है। अब क्वेश्चन क्या वो सेटअप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंपल है लेकिन पूछते बहुत दफा है। अब देखें वो क्या क्या वैल्यूज आपको देंगे। तो वो आपको सॉफ्ट टिश्यू के लिए जेड की वैल्यू दे देंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको सॉफ्ट टिश्यू के लिए जेड की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, वो बोन के लिए भी आपको जेड की वैल्यू दे देंगे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ बोन के लिए जेड की वैल्यू गिवन है। सारे नंबर्स आपको प्रोवाइडेड होंगे। सो वन मीडियम इज सॉफ्ट टिश्यू, वन मीडियम इज बोन, द वैल्यूज ऑफ जेड आर गिवन टू यू। नेक्स्ट वो ये करेंगे कि आपको दोनों मीडियम्स के लिए म्यू की वैल्यू दे देंगे। अब म्यू याद कीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस में अटेन्युएशन पढ़ते हुए हमने म्यू को पढ़ा था। मैं आपको क्विकली अभी रिकैप भी कर दूंगा। तो म्यू की वैल्यू सॉफ्ट टिश्यू के लिए गिवन है और बोन के लिए भी गिवन है। सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क यू, केयरफुली सुनिएगा, कैलकुलेट द फ्रैक्शन transmitted. Please pay attention towards the wordings. Calculate the fraction transmitted through 4 centimeters of soft tissue. In case if you're wondering, ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, अगर आपका ट्रांसमीटर 100 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, if my transmitter produces 100 units of intensity, the question is asking you how much out of this 100 units will be able to transmit through 4 centimeters of muscle, sorry, 4 centimeters of soft tissue. The question is basically asking you ये 4 centimeters के थ्रू कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट करेगी, which means the question is asking you कि जिस पॉइंट को मैंने x मार्क किया है उस पॉइंट पर कितने यूनिट्स आपके अराइव करेंगे।
ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म। Calculate the fraction transmitted through 4 centimeters of soft tissue. तो 4 centimeters के थ्रू कितनी इंटेंसिटी का फ्रैक्शन पास करेगा? 20% पास करेगा, 30% पास करेगा, 40% पास करेगा, वट एवर। अब काफी स्टूडेंट्स को जो ऊपर वाला फॉर्मूला हमने आज किया है ना, Z1 माइनस Z2, वो यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इसकी वर्किंग के लिए द इंटेंसिटी दैट विल बी ट्रांसमिटेड, आपको एक्सरेज वाला वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बिकॉज दैट वाज द फॉर्मूला दैट विल टेल अस कितना पोर्शन आपका ट्रांसमिट हुआ है। ट्रांसमिट होने का मतलब है, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि एक्स वाले पॉइंट पर आपके कितने यूनिट्स अराइव करेंगे। सो प्लीज लुक एट द डायग्राम। अगर आपने 100 यूनिट्स भेजे हैं तो एक्स पर कितने यूनिट्स अराइव करेंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। सो उसको वर्कआउट करने के लिए आई नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। मैं अप्लाई करता हूँ, आप जरा चेक कर लें। ई टू द पावर ऑफ माइनस म्यू की वैल्यू में हाईलाइट कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। फॉर सॉफ्ट टिश्यू इट इज 40 पर मीटर, मीटर्स में। एंड द थिकनेस एक्स, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज 4 बट दैट इज इन सेंटीमीटर्स, सो 0.04। सो इफ यू वर्क दिस आउट टू फाइंड आउट कितना पोर्शन ट्रांसमिट करेगा, दिस इज व्हाट यू विल एंड अप विद एज योर आंसर, 0.2। इफ आई आस्क यू 0.2 का क्या मतलब है, will they give units of intensity? Though they need to, they don't need to। आपको तो फ्रैक्शन निकालना है ना अरीज, तो फ्रैक्शन का आंसर आप 0.2 दे दोगे, इंटेंसिटी के यूनिट्स की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 0.2 का मतलब है कि आपने जो भेजा था ना उसका 20% इज एबल टू रीच द पॉइंट एक्स। ठीक है, तो 0.2 इज द फ्रैक्शन, तो यू डोंट नीड यूनिट्स फॉर दैट। 0.2 का मतलब है 20% of what was sent out by the transmitter is able to reach the point x। The question arises, बाकी के 80% का क्या हुआ? तो बाकी का 80% आपके मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, है ना? तो 100 यूनिट्स अगर आपने भेजे थे ना, और अगर आंसर 0.2 आ रहा है, विच मीन्स only 20 units, only 20 units will be able to reach the point labeled as x on the diagram। सो अगर आपको लिखना हो तो बस इस तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं आपके। तो 20 यूनिट्स आपके अराइव हुए हैं, सही जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अब क्या होगा? जाहिर है अब दो चीजें होंगी, थोड़ा सा अमाउंट आपका बाउंड्री पे हिट करके रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा ना वो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, और बाकी का अमाउंट आपकी बोन के अंदर एंटर हो जाएगा। जो एंटर होने वाला है उसको ब्लू करके दिखा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी कैलकुलेट द फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड। जो मैंने टर्म्स हाईलाइट किए ना येलो मार्कर से, दोनों का फर्क अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहले आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया और क्यों किया, और अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और क्यों करेंगे। कैलकुलेट द फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड एट द सॉफ्ट टिश्यू डैश बोन बाउंड्री। ये सेकेंड पार्ट हो गया, है ना? अब आपको यूज करना चाहिए जो फॉर्मूला मैंने आज वाली क्लास में कराया। सो आई आर अपॉन आई इज इक्वल टू Z1 minus Z2 the whole thing square divided by Z1 plus Z2 the whole thing square। I have given you the values of Z, तो आप जरा नंबर्स प्लीज चेक करते जाएं। 10 to the power of 6 को मैं इग्नोर कर रहा हूं, यू मे राइट इट डाउन इफ यू वांट टू। If you do this working, you will end up with the answer for this part, which I believe is coming out to be 0.44, I guess. So in terms of percentage, if that is how you would like to call it, 44%.
if I ask you now, explain this answer to me, explain this 44% to me, so listen to the wording carefully. Your wording should be, out of the 20%, out of the 20% that was able to reach the point X, out of the 20% that was able to reach the point X, 44% of that amount gets reflected from the point X. ठीक है, वापस कह रहा हूं. Out of the 20% that was able to reach the point X, comma, 44% of that amount gets reflected from the point X. So that green colored line जो मैंने बनाई है ना, this green colored line, if you allow me to say, I can say this green colored line is 44% of 20%. ओके करते जाओगे सब लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी यहां तक की वर्डिंग फॉलो कर ली है. द ग्रीन कलर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स 44% ऑफ 20%. ठीक है गाइस, ठीक है ना. सो मैं वापस बोल रहा हूं, ऑफ द 20% दैट वाज एबल टू रीच द पॉइंट एक्स, कॉमा, 44% ऑफ दैट अमाउंट गॉट रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट एक्स. ठीक है, फेयर इनफ. सो आई एम अज्यूमिंग यहां तक आपने अगर फॉलो कर लिया, then the question doesn't even stop at this point. And then the question says, now look carefully, next part क्या पूछते हैं. What they do is, they will take that green wala amount back to the surface. इसको मैंने orange बना दिया. They will take the green wala amount back to the surface. And the question will be, एक second, give me a second. And the question will be, last part है तो सबसे simple. But मैं भी तुम लोग को unmute करूंगा, तो मुझे जरा suggestion देना कि मैंने last part का answer क्या लिखा है. जरा carefully सुन लो. Question क्या है पहले ये देखना. Question is now, hence, so previous answers को use करना है. Hence, calculate the fraction which is received back at the surface slash transmitted. Calculate the fraction. पहले मैं आंसर इसका लिखूं और फिर आप मुझे सजेस्ट करना appropriate wordings को यूज करके कि ये आंसर ऐसे क्यों लिखा है. Hence, calculate the fraction which is received back at the surface. So now the question is asking you, तो surface पे अमाउंट पहुंचे हैं, ये आपके पास कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है. अब ये बहुत सिंपल आंसर है. अब मैं लिखता हूं, अगर आप में से कोई मुझे रीजनिंग जस्टिफाई करके दे सके, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स. मैं क्या क्या लिख रहा हूं ना वो आप देखिएगा. मैंने पहले 0.2 लिखा. अब आप रीजनिंग सोचिएगा, पहले मैंने 0.2 क्यों लिखा है, फिर इसके बाद मैंने 0.44 लिखा. आई एम होपिंग यहां तक तो आप खुद ही जज कर लेंगे. और फिर एक और दफा इसके बाद मैंने 0.2 लिखा. एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर. अब मैं तुम लोग को अनम्यूट करता जा रहा हूं, तो जरा तब तक सोच लो कि मुझे आप आंसर में वर्डिंग्स क्या बोलोगे. एज इन यू नीड टू एक्सप्लेन मी, पहले 0.2 क्यों आया, देन यू नीड टू एक्सप्लेन मी इसके बाद 0.44 क्यों आया, एंड देन फाइनली यू नीड टू एक्सप्लेन मी कि दोबारा से 0.2 क्यों आया. तो आई थिंक स्टेटमेंट में तो लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो गाइज एक सेकेंड. ठीक है, आई थिंक तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. इब्राहिम ने लिखा है वोंट 11.2 बी द आंसर. 11.2 कहां से आया. हाँ गाइस, जरा एक मिनट अनम्यूट करके देखो.
और फिर मुझे इसका रीजन दो। अनम्यूट पहले करो, मुझे लग रहा है यू गाइस शुड बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ ना। एक सेकंड अनम्यूट करके देखो गाइस। यस ठीक है सर। मुनीब, हो रहा है, सही है सही है। हाँ यार, जरा आंसर की सजेशन दो। पहले मुझे एक्सप्लेन करो 0.2 क्यों आया, एनीवन। फिर 0.44 क्यों लिखा, फिर 0.2 क्यों लिखा। फिर तब तक आई थिंक इब्राहिम का भी आंसर आ जाए। जी एनीवन, ये 3 स्टेप्स के आंसर्स मैंने क्यों लिखे। लेट मी जस्ट रेज द वॉल्यूम ताकि आप लोगों को ओवर द स्पीकर आवाज आ जाए। फरमाओ, कोई ट्राई करो जल्दी। हाँ जी, नो वन। Sir, of the 20 units that had reached the boundary, 44% of them were reflected back to the skin. And sir, I don't get the last 20% ओके, part. यहाँ तक तो हमजा ने सही बोला है। सो आई कंटिन्यू ऑन विथ हिज वर्डिंग, बट हिज स्टेटमेंट इज राइट सो फार। अरीज, ओवर द ऑडियो बोल दो। आई थिंक तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, बट इफ यू कैन जस्ट स्पीक आउट लाउड ना अरीज। तो गाइस तुम लोग सुन लेना, what she has written I think in the statement is roughly the right answer. तो हमजा ने आधा स्टेटमेंट वैसे सही बोला था। माइक डजंट वर्क, ओके दैट्स ओके। सो हमजा का जो आधा आंसर था ना, नो इश्यूज बेटा। हमजा ने यहाँ तक सही बोला था कि ऑफ द 20% दैट वाज एबल टू रीच द पॉइंट एक्स, उसका 44% starts getting reflected back from the boundary at the point x. तो यहाँ तक हमजा इज ऑल काइंड ऑफ ओके। और जहां हमजा ने स्टॉप किया था वहां से मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना। सो लुक एट द डायग्राम, वुडंट यू अग्री? On the return journey, it is traveling through the same medium from where it starts. On the return journey, it travels in the same medium from where it started. तो जस्ट लाइक नीचे आते हुए अटेन्यूएशन हो रही थी हमजा, वापस जाते हुए भी अटेन्यूएशन होगी। तो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस जा रहा है। तो अगर आते हुए 20% की अटेन्यूएशन हुई थी, तो वापस जाते हुए भी 20% की ही अटेन्यूएशन होगी। सो दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स कि मैंने आखिर में एक और दफा 0.2 क्यों लिखा था। सो थिंक अलोंग द लाइंस, अगर आप इस तरह सोचेंगे तो शायद आपको समझना आसान हो जाएगा। थिंक अलोंग द लाइंस, रिफ्लेक्शन अकर्स वंस। काफी स्टूडेंट्स इस तरह से लर्न करते हैं, रिफ्लेक्शन अकर्स वंस, विच इज वाई 0.44 का नंबर एक दफा आ रहा है, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बाउंड्री ओनली वंस, एंड अटेन्यूएशन इज अकरिंग ट्वाइस, once on its way down and then again on its way back up, which is why 0.2 appears twice. Okay guys, let me repeat myself. Reflection occurs once at the boundary, so 0.44 arrives once, whereas attenuation occurs twice, once on its way down and then again on its way back up, which is why 0.2 appears twice. ठीक है Sir, जनाब? can it reflect again from the skin? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, बट यूजली जो ट्रांसमिटर होता है ना, इट टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट कि उसको कौन सी वाली पल्स रिसीव करनी है, कौन सी वाली पल्स को रिजेक्ट कर देना है। तो इसकी सिस्टमैटिक सेटिंग इस तरह की भी होती है कि जो पल्स इसको रिसीव करनी है वो रिसीव करता है, जो इसको पता होता है कौन सी वाली पल्स को डिस्कार्ड करना है। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाली पल्सेस होती है, फिर उनको ये ऑटोमेटिकली इसका एम्पलीफायर डिटेक्ट नहीं करता या उसको इग्नोर कर देता है। अच्छा, अब एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, एग्जामिनर्स ये करते हैं कि उनको काफी अच्छा आइडिया है यार, इसकी भी टर्मिनोलॉजी को हाईलाइट कर दूं ताकि हर पार्ट के अंदर एक हाईलाइटेड टर्म लिखा हुआ हो तो आप रिलेट कर सको। अब एज आई वाज सेइंग, एग्जामिनर्स को इस चीज का काफी अच्छा आइडिया है कि स्टूडेंट्स ने ये पूरी वर्किंग की हुई होती है। तो रीसेंट ईयर्स के अंदर व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, उन्होंने अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को रिवर्स कर दिया है। अब इन केस इफ यू आर वंडरिंग क्या रिवर्स करने का क्या मतलब है, तो वो क्वेश्चन इस तरह का सेट करके देते हैं, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन। देखिएगा क्या क्वेश्चन सेट होता है। वो आपको थिकनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू
which was previously given to you as 4 centimeters, I believe. वो इसको 4 centimeters के बजाय इसको अननोन कर देंगे, तो सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस नहीं देंगे और क्वेश्चन को उल्टा करके पूछेंगे. So the wording of the question will be something like this: given that only 0.0176 of the incident intensity, this was actually the answer of the previous part, if you have noticed. Given that only, देखिए आपको ट्रिक कैसे करते हैं. Given that only 0.0176 of the incident intensity is received back at the surface. देखो क्वेश्चन पूरा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. Use this information to calculate the thickness X of soft tissue. है ना. आई एम श्योर एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए है क्योंकि जो वर्किंग आपने ऊपर करी थी ना, अब आपने उसी वर्किंग को बैक ट्रेस करना है. कैसे करना है वो देखें. आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे आंसर दिया था 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.44 multiplied by 0.2 and the answer was 0.0176. अगर क्वेश्चन फ्लिप हुआ है ना, तो आई बिलीव आप जज कर सकते हैं कि आपका 0.44 वाला जो आंसर है ना, ये तो अब भी वही रहेगा क्योंकि दिस आंसर वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस x. दिस आंसर वाज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ z1 एंड z2. ये जो 0.44 वाला आंसर है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा. सो ये तो आप स्ट्रेट अवे कॉपी डाउन कर सकते हो because this answer of 0.44 was actually obtained through the formula z1 minus z2 the whole thing square upon z1 plus z2 the whole thing square. इसमें मीडियम की थिकनेस x आती ही नहीं थी. This value will certainly not change. However, I'm sure you would appreciate जिन नंबर्स को मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं, इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा. अच्छा, क्या फर्क आएगा? So, अब इनका एब्सोल्यूट आंसर आने के बजाय जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सो e टू द पावर ऑफ माइनस म्यू x का फॉर्मूला था ना, तो म्यू तो मुझे पता था 40 है. आई एम होपिंग आपको भी याद होगा म्यू की वैल्यू 40 गिवन थी. कोई भी नंबर आपको रीचेक करना हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दो या ओवर दी ऑडियो बता देना, तो मैं ऊपर चला जाऊंगा. सो जो फॉर्मूला था e टू द पावर ऑफ माइनस म्यू x, म्यू वाज 40, सो दैट्स टेकन केयर ऑफ. x आपको फाइंड करना है. सो द फर्स्ट नंबर विल चेंज एंड सर्टेनली सो वुड द लास्ट नंबर. तो द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. So previously we had answers 0.2. This time we can't really have answers. So the best I can do is I can just go with e to the power of minus 40x. 40 was the value of mu given to you for soft tissue. And x is what we are trying to find out. But this time, good for us, कि although x हमें नहीं पता, but हमें final result पता है ना. तो reverse working तो बिल्कुल हो सकती है. तो मेरे पास जो रिजल्ट लिखा हुआ है, आप जरा चेक कर ले मैंने कौन से वाले नंबर्स को चेंज किया है. तो 0.44 stays the same. The reason why it hasn't changed is because this middle number was for the reflection wala part, and reflection wala part was not dependent on the value of x, it was dependent on the value of z. So this part remained unchanged, but the first and the last, usme changes aa gaye. If you allow me to simplify, I'll end up getting this answer. E को रिमूव करेंगे तो ln आ जाएगा. और अगर किसी को कैलकुलेटर यूज करके अपना आंसर निकालना हो, ऑल्दो मुझे आंसर पहले ही पता है. द रीजन आई एम सेइंग कि मुझे आंसर पहले ही पता है इज बिकॉज मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को ही तो फ्लिप किया है. सो आई ऑलरेडी नो
कि मेरे पास x का आंसर ये आना चाहिए। आप चेक जरूर कर लो, बट आई न्यू द फैक्ट कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर्स आएगा, सिंस मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को फ्लिप किया हुआ था। सो मुझे आंसर का ऑलरेडी आइडिया था, है ना, बिकॉज प्रीवियसली द सॉफ्ट टिश्यू हैड अ थिकनेस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू। सो प्लीज हैव अ लुक कि अगर उनको रिवर्स क्वेश्चन पूछना होगा तो वो किस तरह से देंगे। ठीक है, जरा 2-3 लोग मुझे दोबारा ओके करो कि यू गाइस आर विद मी सो फार कि रिवर्स क्वेश्चन किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो अब मैं जल्दी से एक एग्जांपल आपको इसका खुद देता हूँ जिसमें नंबर्स बदल दूँ, जस्ट सो दैट आई नो कि आप लोगों ने इस पूरी वर्किंग को फॉलो कर लिया है, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। तो केयरफुली देखिएगा क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। अगेन स्किन, नाउ यू हैव अ लेयर ऑफ मसल, then you have a boundary, and then you have a layer of bone. बहुत सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन रिवर्स वाला दूंगा। अगेन मसल की थिकनेस इज नॉट गिवन टू यू दिस टाइम। एक्स मसल के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, तो सपोज कर लीजिएगा दिस इज द वैल्यू। मसल के लिए जेड की वैल्यू भी गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज द नंबर। और बोन के लिए भी म्यू की वैल्यू गिवन है, ऑल्दो दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, और जेड की वैल्यू भी गिवन है। मैंने जानबूझ के नंबर्स चेंज कर दिए, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग given that only 2% of the intensity is received back at the surface, use this information to find x। मतलब पूरा क्वेश्चन फ्लिप करके उल्टा दे दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप क्या क्या स्टेप्स खुद करोगे, तो आप किसी भी ऑर्डर में वर्किंग कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट आपको ये सब कुछ करना तो पड़ेगा। तो आपको आई अपॉन आई नॉट वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले करी थी ना, बट दिस टाइम x इज अननोन, so your answer will remain in terms of x. So mu is 30, so e to the power of minus 30। This is your one step। एक स्टेप का आंसर ये हो गया। और फिर सेकंड वाली वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, भले किसी भी ऑर्डर में कर लेना, बट करना ये जरूर पड़ेगा। अगेन आई डोंट नीड टू राइट 10 to the power of 6। यार ये आंसर मुझे आप में से किसी को देना पड़ेगा प्लीज, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये मेरे सेकंड स्टेप का आंसर बन जाएगा। किसी का आ रहा हो तो जरा प्लीज देख ले और मुझे इसका एक आंसर दे दो। जब तक आप आंसर लिख रहे हो ना, तब तक जो रेलेवेंट नंबर्स है ना, मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ। तो आई नीड दिस वैल्यू एंड आई सर्टनली नीड दिस आंसर एज वेल, वट एवर आई गेट। लेट्स सी ये कितना आता है। दिस इज कमिंग आउट टू बी ओके। मेरी स्क्रीन पे भी आया नहीं, देखो जरा क्विकली यार कितना बनता है ये वाला आंसर, तो फिर मैं इसका थर्ड पार्ट लिखूँ। 0.49, फेयर इनफ। तो ये आपके दो स्टेप्स हो गए, और अब मैं फाइनल वर्किंग पे जाता हूँ। कीप इन माइंड only 2% is received back। See, so keeping this into consideration,
my final step number 3 would be as follows. So 0.49, I'll just write it once because a reflection only takes place once. And attenuation occurs twice. So e to the power of minus 30x will be written 2 times. And only 2% was getting received back. So this should be equal to 0.02. थर्ड वाले की इक्वेशन समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं, ठीक है? टू सिंप्लीफाई तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. Then if you apply ln, so ये आ जाएगा. और बाकी सिंप्लीफाई करके आप x निकाल लो, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. I'll write it down in meters first और बाद में इसको चेंज कर देता हूँ. यार जरा x का आंसर देखना क्या बनता है. जबरदस्त. 0.05 meters, or you can say the thickness of this medium turns out to be 5 centimeters. ठीक है, जरा हो सके ना तो ये 5 सेंटीमीटर को याद रख लो. नाउ मैं ब्रेक नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको 1 गियर में इसलिए करा दूं ताकि ये काम मेरा रुक नहीं जाए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बीच में रह जाएगा काम. तो अब एक और क्वेश्चन जो आपके पास आता है ना, a similar kind of question but asked in a different manner. If I ask you, what have we calculated? So your answer should be, we have calculated the thickness of a medium. ठीक है ना? What have we done so far? We have seen how ultrasounds can be used to help us calculate the thickness of any medium. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं. वो कहते हैं सर मीडियम की थिकनेस निकालने से हमें क्या फायदा होगा? भाई बिल्कुल फायदा होगा. ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर किसी जगह पर स्वेलिंग हो रही होगी तो मीडियम की थिकनेस के बढ़ जाने से पता चल जाएगा ना बेटा. तो अल्ट्रासाउंड को ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई सेक्शन की इनलार्ज ग्रोथ हो रही हो या ह्यूमन बॉडी में किसी एक जगह पर इंटरनल स्वेलिंग हो रही हो बॉडी ऑर्गन्स वगैरह की, तो वो काम अल्ट्रासाउंड से हो सकता है. सो कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ अ मीडियम इज वेरी रेलिवेंट. बस थिकनेस से पता चल जाता है कि ह्यूमन बॉडी के किसी एक सेक्शन में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही. अगर इन्फ्लेमेशन हो रही होगी तो वो पोर्शन आपका स्वेल कर जाता है. ठीक है, तो थिकनेस ऑफ अ मीडियम की रेलेवेंस होती है. नाउ एज आई वाज सेइंग, देयर इज अनदर वे दे आस्क दिस क्वेश्चन. So the same question can be asked in a slightly different manner as well. So let me show that to you. Okay. So just give me a second. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ alternate way. एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है of asking question to obtain the thickness to obtain. यार आई डोंट नो क्यों ये इरेज हो रहा है. अच्छा एक सेकेंड, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूं. कोई ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से वो लुकिंग गुड. उमर हाँ जी.
सॉरी, हाँ मैं देख लूँ मैं क्यों लिख नहीं रहा था ये. हाँ, alternate way of asking question to obtain the thickness of a medium. तो ये भी एक क्वेश्चन जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में होता है, but let's see how the examiner approaches the question. So this is how the question can be set up for you. They'll again give you the skin. They will again give you muscle. They will again give you bone. Does anyone remember पिछले एग्जाम्पल के अंदर मसल की थिकनेस कितनी आई थी? गाइस अगर किसी को याद हो तो मुझे पिछले वाले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा. 0.05 5 सेंटीमीटर्स, फेयर इनफ. सो वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको इस तरह का सेट करके देंगे. मसल दे देंगे, बोन दे देंगे, एक्स लिख कर दे देंगे. अच्छा, देन द क्वेश्चन विल से कि हमने एक ट्रांसमीटर को स्किन के ऊपर रखा है. कुछ लोग इसको ट्रांसमीटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिसीवर बोलते हैं. द रीजन बोथ टर्म्स आर सूटेड is because when required, it transmits wave. So it produces ultrasonic pulses, and when needed, it receives them as well. So transmitter slash receiver, दोनों wording सही है. The question will then go on to say कि हमने transmitter को एक CRO के साथ connect कर दिया है. So they will give you the diagrammatic representation for a CRO. They will also provide you with the screen of a CRO. This way of asking question students को ज़्यादा simple लगता है. Skin and muscles are considered different ना? हाँ बिल्कुल. So मैंने muscle is basically the region and the skin is the boundary. Why isn't skin there? It is. I haven't labeled it. The black line is the skin. ठीक है, skin is the boundary, muscle is the medium. So Moeed, I am hoping कि तुम दोनों को distinguish कर सकते हो. Skin is a boundary, muscle is a medium. The horizontal line is the boundary. मैंने label नहीं किया था लेकिन अब कर दिया. Okay, अब वो क्या करेंगे? So on the screen of the CRO, let me zoom it for you. वो आपको ये information दे देंगे कि the time base of the CRO is given as, एक सेकेंड ना, the time base of the CRO is given to you as 5 microseconds per centimeter. ठीक है, ये information given होगी. अच्छा, secondly, they will also let you know that the first pulse, the one shown with the blue color, is the transmitted pulse. And then after some gap on the screen of the CRO, they will provide you with the received pulse. And they'll provide you with the gap between the two pulses. तो ये बड़ा typical सा question होगा. That gap is, I believe, मैं कितना लिखूं? 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ. ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ होगा. You might look at this diagram and say for yourself, नहीं यार ये तो मुश्किल लग रहा है. Technically speaking, ये diagram की working बहुत simple होगी. And they'll also provide you with the speed of ultrasound.
in muscle. And let's suppose the speed is given to you as 2000 meters per second. And the question will ask you, calculate the thickness of muscle using the above info. ठीक है, अब सबसे पहले समझिएगा कि उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है. तो जो फर्स्ट वाली पल्स है, which I'm circling right now, that's the transmitted pulse. I'm circling that right now. That's the pulse that was produced by the transmitter. So that is the transmitted pulse, जो जाने वाली pulse है. ठीक है. Now the second pulse, जिसको मैं green color के marker से circle कर रहा हूँ, that is the received pulse. So that is basically the pulse that is received back at the receiver. And the gap between them is given to you as 10 centimeters. तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्किंग करो तो आपका आंसर इस तरह से आएगा. टाइम टेकन for the pulse to go and to come back will be 10 multiplied by 5 microseconds. That is 50 microseconds. So is everyone okay? मैंने पहला step निकाल लिया. Time taken for the pulse to go and to come back. So the gap was 10 centimeters. The setting was 5 microseconds per centimeter. So 10 times 5. The time taken for the pulse to go and to come back is 50 microseconds. ठीक है? जी मोहित, I think तुम्हारे question का तो आंसर आ गया. So second step, the total distance traveled by the pulse distance is speed into time na? Speed is 2000, time is 50 microseconds. So जरा प्लीज देखो total distance कितना आता है. Total distance आ जाएगा 0.1 meter, I guess. चेक करो 0.1 meter सही है ना. Last step. So step number 1, step number 2, and step number 3. So last step. Hence, the thickness / depth of muscle X will be, any suggestion? 10 divided by 2. Are you guys okay? Final answer 5 आ गया. जरा ओके करते जाओ. क्या आप लोगों ने यहाँ तक जज कर लिया है? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि पूरा आपको नजर आ जाए. सो द सेम थिकनेस जो हमने फॉर्मूला से निकाली थी ना, वो थिकनेस इस तरह से भी कैलकुलेशन से पूछी जा सकती है. जरा सारे स्टेप्स पहले देख लो. अच्छा, मेरा ख्याल है पिछले वाले पार्ट में भी आपके पास थिकनेस का आंसर आपने मुझे 5 सेंटीमीटर्स दिया था, है ना. मैं आपको शो कर देता हूँ. तो जो कैलकुलेशन हमने किया था ना, जो हमने अटेन्युएशन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, वो सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, है ना. वो सारे के सारे फॉर्मूलाज की वर्किंग यहाँ पर आपकी ऑल्टरनेट तरीके से हो रही है. सो वी आर गेटिंग द सेम थिकनेस आई बिलीव. लेट मी जस्ट चेक. हाँ जी, सेम आंसर आ रहा है. ठीक है ना.
सो ये हमने कैलकुलेशन से करके निकाला था आंसर। इसमें हमने फॉर्मूलाज की इन्वॉल्वमेंट करी थी, और जो दूसरी वाली वर्किंग मैंने अभी आपको शो करी थी ना, इसमें हमने CRO को यूज किया है। कैन आई रिपीट स्टेप नंबर 3? ओके, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया ना सुलेमान तुमने, which was 10 centimeters. So isn't total distance, Suleiman, the distance taken for the pulse to go down and then to come back up? So if that total distance, that is the distance taken for it to go down and then to come back, was coming out to be 10. So thickness or depth refers to one-way distance. मैंने उसको half कर दिया. Got it? So जो answer previous working में हमने formulas के through निकाला था, exactly वही answer हमने CRO के साथ, CRO की working mechanics को use करके भी निकाल लिया. This working, the one that you are seeing on the screen right now, this working in the field of medicine, हम तो अपने फिजिक्स में बोलते हैं कि हमने CRO यूज किया, मेडिसिन की फील्ड के अंदर this working of calculating the depth of different mediums, इसको अल्ट्रासाउंड के अंदर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, and that is called A scan. सही, पहले मैं रीच को आंसर दे दूं. So let me just repeat myself. This working using a CRO in which we were able to work out the thickness or the depth of a certain medium inside the human body. This working purely from medicine context is referred to by a special name. This working is termed as A scan. ठीक है, तो in exams, they ask you to write down the entire procedure. Solve तो आपने कर लिया, but they ask you to write down the entire procedure. कि आपका पूरा प्रोसीजर आपको लिखना है. So मैं भी आपको उसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ. वो आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपके पास हो गई है, फेयर इनफ, वो तो आपने देख ही ली. बट इफ दे आस्क यू कि पूरी कैलकुलेशन को वर्डिंग्स में लिखना है, सो वो मुझे अभी आपको एक्सप्लेन करना है बिफोर आई कंक्लूड विद द क्लास. अरीज ने लिखा है, couldn't we get the answer by dividing the distance between the two pulses on the CRO by 2? हाँ, yes, you could have not taken 10 each. Instead, you could have directly taken 10 divided by 2, 5. तो अगर तुम शुरू में डिवाइड कर दोगी तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट फिर तुम्हें लास्ट में फिर आके डिवाइड नहीं करना. डिविजन का काम सबसे आखिर में छोड़ा था, बट अगर आप चाहो रीच तो आप 10 डिवाइडेड बाय 2 पहले कर लो and then proceed accordingly, so then you don't need to divide it at the last step, right? All right, so in short, the answer to your question is yes, you will get the same answer. बिल्कुल. So anyways, मैं ये कह रहा था, this technique of obtaining the thickness or the depth of the medium in the field of medicine is termed as A scan. मैं लिख भी दूंगा पूरा, just give me a second. In the exams they can ask you, आपको इस पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब करना. So एक सेकेंड, this technique is called A scan. Okay, so as I was saying, यार, this technique is called A scans. In the exam they ask you to write about this technique. तो भाई ये पूरा का पूरा नोट जो आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, इसको लर्न. तो यार वो जो अभी मैंने शो किया था ना वर्किंग, उसमें जो काम हुआ था, ये पूरी की पूरी वर्डिंग उसके बारे में है और काफी फ्रीक्वेंटली आती है. मैं जरा रीड कर लूं और फिर कंक्लूड करूंगा. सो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड. ये भी याद करना है.
There are basically three types of techniques used in ultrasound. They are known as the A scan, the B scan, and the Doppler ultrasound. ये नाम तीनों याद रख लीजिएगा. वर्किंग तीनों की सबसे ज्यादा ए स्कैन पूछते हैं. देखना. Distance between different boundaries from the transducer with the transducer held in one position. Full stop. A short burst of ultrasound is made to enter the body using gel as a coupling medium. Full stop. At each boundary, be careful. At each boundary between the two mediums, comma, a certain fraction of ultrasound gets reflected while a certain fraction is transmitted. The reflected pulse is picked up, which now behaves as a receiver, and it converts the pulse into a voltage pulse, which is processed, amplified, and is observed on the screen of the CRO. ठीक है, यही काम अभी हो रहा था. Since the transmission of ultrasound results in a loss of intensity at each boundary where it strikes, comma, the echoes obtained from the region deep inside the body are of low intensities. To compensate for this effect, let me see if I can manage to change it. Compensate for this effect. Okay. To compensate for this effect, echo is received, the greater is the scale through which it is amplified before it is displayed on the CRO screen. ये पूरी वर्डिंग को प्लीज केयरफुली देखो. इसमें से कोई भी स्टेट, बिकॉज ये पूरा नोट आता है. स्टेटमेंट अगर मुझे बताना है ना, दोबारा रिपीट करना है, unable to understand that statement, मैं स्पेसिफिकली आपको एड्रेस कर, पहले रीड करो, then take your own time and read it. और कोई भी स्टेटमेंट अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, I'll help you out. Using the distance between the two wave pulses and the speed of ultrasound in that particular medium, the thickness of that region can be obtained. This technique is known as A scan. Hence, A scan makes use of the above effect to measure the thickness between various. आप इस पूरे स्टेटमेंट को तसल्ली से देखो. मैं किसी भी जगह मुझे कोई स्टेटमेंट की रेपिटेशन करनी है या एक्सप्लेन करना है तो प्लीज अनम्यूट करके मुझसे पूछते जाओ और फिर मैं आगे की वर्डिंग्स रीड कर लेता हूँ. ठीक है गाइस, प्लीज टेक योर टाइम, पूरा रीड करो प्रॉपर्ली. Any statement that requires my understanding, just let me know. The echo part. Yeah, reflection of ultrasound is what we call echo. So the pulse that was getting received back at the surface now, that was received because of reflection at the boundary. So that reflection of sound is what is known. Term echoes refers to ultrasounds getting reflected from different boundaries where जिसको लाइट में आप कहते हो ना, लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, उसी चीज को अल्ट्रासाउंड की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं. An echo is received when ultrasound strikes a boundary between two medium. Okay, the part where it says the greater the scale, जी ये वाला point जरा देख लेना. So what the statement is saying is, Reach, कि if an echo is received
from a region deep inside the body. So let's suppose second या third layer से कोई echo receive हो रहा है, so उसकी intensity तो बहुत कम हो जाएगी ना. So Arish, there is every possibility that the CRO might miss out on that intensity altogether, and it might not show on the screen. So ऐसे problems को avoid करने के लिए the statement is suggesting कि हमारे पास एक amplifier लगा हुआ होता है. So the echoes which are received at a later stage, which means the echoes that are coming from deep down under the skin, since their magnitude is going to be very low, therefore these echoes are firstly made to pass through an amplifier, ताकि वो amplifier in echoes की strength को enhance कर दे before it gets displayed on the screen of the CRO. So basically the wording is suggesting the fact कि जो echoes देर से receive होंगे, that is the echoes which are obtained from deep inside the body, since unki intensity will be of a very smaller value, low intensity hogi, so therefore they might get missed out very easily. So to ensure that they don't get missed out, they are firstly made to pass through an amplifier, and the amplifier amplifies those echoes, unki strength ko enhance kar deta hai before it gets displayed on the screen of the CRO, ताकि user उनको miss out नहीं कर दे. So that was the meaning of that part. ठीक है guys. अब A scan के बाद B scan ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछते, उसकी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, बट नंदलेस मैंने B scan की वर्डिंग्स भी लिख दी हैं. तो ये तो फिर आप खुद ही रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई मेरी एसेट समझाने की वर्किंग नहीं है, बस रीड करके लर्न कर लीजिएगा. और डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑल्दो मैंने लिखा हुआ है बट दैट्स नॉट इन द सिलेबस, तो मैंने सिर्फ एक लाइन ही लिखी थी, बट दैट्स नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस ए स्कैन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. बी स्कैन को बस सिर्फ लर्न कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं पूछते, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिर्फ स्टेटमेंट पूछते हैं, और डॉपलर इज नॉट इंक्लूडेड. और लास्ट लाइन के अंदर मैंने ये बता दिया है कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज, एज यू कैन सी, they do not make use of any ionizing radiations, hence they do not pose any serious threat. Advantage तो काफी obvious है, which is why ultrasounds can be done quite often without any side effects. तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया. कभी कभी पूछ लेते हैं एडवांटेज. और इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. डिसएडवांटेज कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज, आज ही डिस्कस किया था कि नॉट सूटेड फॉर लंग्स और नॉट सूटेड फॉर एनी एयर फिल्ड कैविटीज. एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रख लेना, डॉपलर अल्ट्रासाउंड को इग्नोर कर देना, ए स्कैन प्रॉपरली लर्न कर लेना विद द वर्किंग एंड एवरीथिंग, बी स्कैन के स्टेटमेंट्स को सिर्फ याद कर लेना. ठीक है, वापस कह रहा हूँ, ए स्कैन पूरा याद करना है, बी स्कैन के सिर्फ स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिएगा, डॉपलर को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लीजिएगा. ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में अल्ट्रासाउंड के भी थोड़े से क्वेश्चंस करने और साथ साथ में सीटी स्कैन करा देना. ठीक है गाइस, यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे.